सत्ता ग्रहण करने के कुछ ही दिन बाद बोल्शेविक सरकार ने सभी राज्यों से युद्ध बंद करने की अपील की, किंतु मित्र राष्ट्रों ने इस प्रस्ताव की ओर कोई खासा ध्यान नहीं दिया। अतः रूस ने केंद्रीय राज्यों से अलग संधि करने का निश्चय किया, क्योंकि देश में आंतरिक व्यवस्था स्थापित करने तथा विकास की योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए शांति आवश्यक थी। दिसंबर सन 1917 में युद्ध विराम हुआ और कुछ ही समय बाद ब्रेस्ट-लिटोव्स्क में संधि वार्ता आरंभ हुई, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया, तुर्की और रूस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। क्योंकि रूस किसी भी शर्त पर शांति चाहता था, इसलिए उसे जर्मनी की सभी शर्तें स्वीकार करनी पड़ी और आखिरकार दिनांक 3 मार्च सन 1918 को ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि हो ही गई। इस संधि के अनुसार रूस ने एस्टोनिया, लिथुआनिया, लिटवाया, फिनलैंड और आलैंड से अपने अधिकार त्याग दिए तथा केंद्रीय शक्तियों को वहां पर जनता की इच्छानुसार नई व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार दिया गया। रूस ने अर्दहान प्रांत, कार्स तथा बाटुम के प्रदेश तुर्की को दे दिए। पोलैंड, लिथुआनिया और कोरलैंड से रूस ने अपने अधिकार त्याग दिए। रूस ने यूक्रेन से भी अपनी सेनाएं हटा लीं। यूक्रेन सरकार एवं केंद्रीय शक्तियों के बीच की गई संधियों को मान्यता दे दी। रूस ने यह भी वचन दिया कि खाली किए गए क्षेत्रों में बोल्शेविक विचारधारा का प्रचार नहीं करेगा। रूस ने जर्मनी को 3 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना देने का वचन दिया। इस संधि के अनुसार रूस को अपने विशाल क्षेत्र तथा 6.5 करोड़ जनसंख्या से वंचित होना पड़ा। इसलिए गौरतलब है कि इस प्रकार की यह संधि रूस के लिए बहुत ही अपमानजनक थी, किंतु इस संधि के संपन्न होने पर रूस युद्ध से अलग हो गया, जिससे बोल्शेविक सरकार को देश की आंतरिक समस्याओं की ओर अधिक ध्यान देने का मौका मिल गया, जिसके फलस्वरूप बोल्शेविक सरकार ने वहां पर निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए, जैसे राज्य में बड़े पैमाने पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करना, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र उस समय तक बनाए रखा जाए जब तक कि देश की संपूर्ण जनता साम्यवादी शासन में भाग लेने के योग्य न हो जाए, सर्वहारा वर्ग की क्रांति का विश्व में प्रचार करना। बोल्शेविक दल ने जिस प्रकार सत्ता ग्रहण की थी और सत्ता हथियाने के लिए जो नीति अपनाई थी, उससे रूस की जनता के कुछ वर्ग बहुत ही असंतुष्ट थे। देखा जाए तो बोल्शेविकों के विरोधियों में 3 प्रकार के लोग थे। प्रथम तो वे लोग थे जिनकी जमीन जबरन छीन ली गई थी। दूसरे वे लोग थे जो फ्रांस और अमेरिका के नमूने का लोकतंत्र स्थापित करना चाहते थे। और तीसरे मेन्शेविक दल के लोग जो समाज के आर्थिक संगठन को क्रांतिकारी उपायों द्वारा बदलने के विरोधी थे। इन सभी के विरुद्ध बोल्शेविक सरकार को 3 वर्ष यानी सन 1917 से लेकर 1920 तक घोर संघर्ष करना पड़ा। इन सभी विरोधियों को प्रारंभ में जर्मनी से और उसके बाद मित्र राष्ट्रों से सहायता प्राप्त हुई, जिससे बोल्शेविक सरकार को बहुत बड़े संकट का सामना करना पड़ा। इन्हीं सब वजहों के चलते मित्र राष्ट्र रूस में दोबारा मध्यम वर्गीय सरकार स्थापित करना चाहते थे, ताकि जर्मनी के विरुद्ध पूर्वी मोर्चा दोबारा से खोला जा सके। बोल्शेविक सरकार ने जार अलेक्जेंडर के समय लिए गए सभी के सभी कर्जों को अस्वीकार कर दिया था, जिससे मित्र राज्यों में बोल्शेविक सरकार के विरुद्ध अधिक रोष उत्पन्न हो गया और जिसके चलते उन्होंने रूस पर सैनिक आक्रमण कर दिया। हजारों चेक और स्लोवाक लोग जो पहले ऑस्ट्रिया की सेना को छोड़कर रूस से जा मिले थे, अब बोल्शेविकों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों का साथ देने लगे थे। वहीं मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने बोल्शेविक विरोधी दलों के सहयोग से प्रतिक्रियावादी अथवा श्वेत सरकारें स्थापित की। प्रारंभ में तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बोल्शेविक सरकार आंतरिक विरोध और बाहरी शत्रुओं की संयुक्त शक्ति का सामना नहीं कर सकेगी, किंतु व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक के लोग निराश नहीं हुए। बोल्शेविकों की लाल सेना तथा प्रतिक्रांतिकारियों की श्वेत सेना के बीच जमकर संघर्ष हुआ। इस संघर्ष के समय में बोल्शेविक सरकार ने जार अलेक्जेंडर और उसके परिवार को पेट्रोग्राड से हटाकर यूराल प्रदेश के इक्ट्रिनबर्ग नामक स्थान पर भेज दिया, किंतु जब श्वेत सेनाएं उस क्षेत्र में आगे बढ़ने लगीं, तब दिनांक 16 जुलाई
सन 1918 को बोल्शेविकों ने जार अलेक्जेंडर और उसकी पत्नी जारीना अलेक्सेंद्रा की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद बोल्शेविकों ने चेका नामक एक गुप्त क्रांतिकारी न्यायालय की स्थापना की, जिसमें किसी भी व्यक्ति को कैद कर उसे मृत्यु दंड देने का अधिकार था। इसलिए आगे चलकर चेका ने हजारों प्रतिक्रांतिकारियों को पकड़कर गोलियों से भून दिया और एक प्रकार से आतंक का राज्य स्थापित कर दिया। लियोन ट्रॉट्स्की ने एक बहुत ही बलशाली लाल सेना का गठन किया, जिसके सैनिक पूर्ण रूप से प्रशिक्षित थे। लाल सेना के कारण बोल्शेविक सरकार की शक्ति पहले से और भी अधिक मजबूत हो गई, जिसके फलस्वरूप मित्र राष्ट्रों ने धीरे धीरे अपने सैनिक दल वापस बुला लिए और लाल सेना ने प्रतिक्रांतिकारियों को पूर्ण रूप से कुचल कर रख दिया। इस प्रकार विदेशी राज्यों के सैनिक हस्तक्षेप से उत्पन्न होने वाला संकट पूरी तरह से समाप्त हो गया। प्रतिक्रांतिकारियों और विदेशी सेना की असफलता के मुख्य रूप से दो वजहें रही हैं। पहला तो विदेशी सेनाओं के हस्तक्षेप से रूस के देशभक्तों की राष्ट्रीय भावना जागृत हो उठी और उन्होंने बोल्शेविकों का पूरी तरह से साथ दिया, और दूसरा कारण ये था कि बोल्शेविक सरकार ने जमींदारों को बिना मुआवजा दिए ही उनकी जमीन छीनकर किसानों में बांट दी थी। इसलिए उन किसानों ने भी बोल्शेविक सरकार का पूर्ण रूप से समर्थन किया। इस संघर्ष काल में उद्योग धंधों का भी राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। अतः इस गृह युद्ध के फलस्वरूप रूस की आर्थिक स्थिति पहले से भी अत्यंत दयनीय हो गई, जिससे मजदूरों की हालत और भी बिगड़ गई। किंतु व्लादिमीर लेनिन के कुशल नेतृत्व से रूस में दोबारा आर्थिक मजबूती आने लगी। इस तरह रूस में बोल्शेविक शासन सत्ता के पैर मजबूती से जम गए और इस प्रकार से व्लादिमीर लेनिन ने रूस में साम्यवाद को व्यावहारिक रूप देने का प्रयत्न किया।